बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और बहुत तेज़ी से चीज़ें की जा रही हैं। इमरान ख़ान साहब को और उनकी जमात को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है। हसन न्याज़ी जो इमरान ख़ान के भांजे हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक लीडर आतिफ़, उनके ऊपर रॉकेट हमला हुआ है। वो अपने 6 जो उनके साथ सिक्योरिटी के लोग थे, उनके हमरा जा रहे थे और वो सारे जाँ बहक हो गए हैं। तो ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और लगातार पाकिस्तान की जो पुलिस है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस, ये मुकदमा दर्ज करते चले जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में इत्तला आई कि उनके ऊपर 3 जगह पे अटैक किया गया, फायरिंग भी हुई है और वो बाल बाल बचे हैं। उनको पकड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो लाहौर से निकले और वापस डेरा इस्माइल ख़ान अपने घर पहुँच गए हैं। अली अमीन गंडापुर से प्रॉब्लम मौलाना फजलुर रहमान साहब को है, क्योंकि जब तक ये भाई इलेक्शन लड़ते रहेंगे, फजलुर रहमान साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अली अमीन गंडापुर, उनके एक भाई और भी इलेक्शन लड़ते हैं, एक तीसरा भाई है वो वहाँ पे वो भी इलेक्शन लड़ता है। तो ये तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर खासे इन हैं और सैलाब मुतासरीन की इन्होंने काफ़ी मदद भी की है। इस वक्त फजलुर रहमान साहब को डेरा इस्माइल ख़ान के अंदर वो मकबूलियत हासिल नहीं है, तो इस वजह से फजलुर रहमान साहब की एक ख्वाहिश हो सकती है कि अली अमीन गंडापुर सियासत में हिस्सा ना लें डेरा इस्माइल ख़ान से, क्योंकि वो फजलुर रहमान की सियासत के लिए वहाँ पे ख़तरा है। और मकबूलियत का आलम यह है कि फजलुर रहमान साहब ग्राउंड पे इस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में गया था, फ्लड्स के दौरान लोगों से मिला हूँ बेशुमार इलाकों में, तो लोग ये कह रहे थे कि हमारी मदद सिर्फ इस फैमिली ने की है, ये लोग हमारे पीछे आए हैं। फजलुर रहमान साहब के लोग अगर आए भी तो वो तस्वीरें और वीडियोज़ बना के जाते हुए सामान वापस ले गए, ये भी लोगों ने कहा था। बहरहाल ये सिचुएशन है। इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, लेकिन उससे पहले साबिक पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनकी एक ऑडियो लीक की गई है और उस ऑडियो के अंदर उनके साथ ख्वाजा तारिक रहीम साहब मौजूद हैं। ज़रा देख लेते हैं कि वो ऑडियो है क्या, उस ऑडियो के अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और इसके ऊपर PMLN ने एक बयानिया खड़ा किया है। वो बयानिया क्या है, किस तरह खड़ा किया गया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें एक मिसाल आ गई है और वो मिसाल जो है वो आप 2-3 तरह से पेश कर सकते हैं। यानी सबसे पहले तो वो मिसाल में ये कहा गया कि काफ़िले चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये 2000 साल पुरानी मिसाल है, हमने इसको ट्रैक किया है। ये मिसाल अरबी में भी थी और संस्कृत में भी थी, और अरबी भी आपको पता है हज़ारों साल पुरानी ज़बान है। तो अरबी के अंदर भी ये मिसाल मौजूद है कि काफ़िले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और इस मिसाल के अंदर जो है वो एक शायर हैं साहिर लुधियानी साहब, उन्होंने भी शायरी की हुई है। वो मैं आपको नज़म पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं किया तो करके देख, तू भी किसी पे मर के देख, हुस्न के बिखरे फूलों से दिल की झोली भर के देख, कौन तुझे क्या कहता है, क्यों उसका गम सहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफ़िला चलता रहता है, कभी अपने मन की करके देख। ये साहिर लुधियानवी साहब की एक छोटी सी नज़म है और उसके अंदर ये मैंने देखा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफ़िला चलता रहता है। साहिर लुधियानवी साहब पे भी एक मुकदमा दर्ज हो सकता है, अगर मौजूदा रजीम के लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते। अनवर मकसूद साहब जो है वो अब पॉलिटिकल बातचीत नहीं कर सकते, उनको मना किया गया है, बल्कि उन्होंने इसका इजहार भी किया बातचीत करते हुए। उनसे जब सवाल पूछा गया, मायरा खान साहिबा ने उनका सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने अपनी मजबूरी का बयान भी किया। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इन दोनों के दरमियान बातचीत हो रही थी और बातचीत ख्वाजा तारिक रहीम के साथ हुई और पंजाबी में थी। इसमें बग़ैर किसी का नाम लिए ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि ये खातून जो बोल रही है इसको अच्छी तरह कोई जवाब देना चाहिए। जिसके जवाब में साकिब निसार ने कहा कि जब ज़रूरत पेश आई तो आपसे कह देंगे, मुझ में हौसला है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे कंफ्यूज या परेशान मैं नहीं होता इससे। मुझे पता है कि जब भी आपसे कहूँगा आप इस पर साइड पे आप धमाका कर देंगे, आप इसके ऊपर बोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो भी उनका वो था। जिस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि मुझे बता दीजिए, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अच्छा, अब इसमें एक जुमला उन्होंने कहा कि जिस तरह बड़े तारड़ साहब की मैनू गल याद आती है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफ़िला चलता रहता है। ये एक्चुअली बहुत पुरानी कहावत है। ये किसने शुरू की थी इसके बारे में कोई आज तक पता नहीं चला, लेकिन मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर ये कहावत है। किसी खातून का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे हमारे सहाफ़ी दोस्त, दानिश्वर और PDM के हमायती और मुस्लिम लीग नून के लोग बज़िद हैं कि ये जो मिसाल पेश की गई है ये मरियम नवाज़ के लिए पेश की गई है। हालांकि उसमें किसी ने नाम भी नहीं लिया। कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफ़िला चलता रहता है, ये तो एक ज़रबुल मिसल है।
और ये तब बोली जाती है जब कोई छोटे लोग मिलकर बड़े आदमी की टांग खींचना चाह रहे हों, जब कोई बहुत सारे बोने मिलकर किसी जाइंट को या किसी बड़ी शख्सियत को गिराना चाह रहे हों, तो वो ये मिसाल देते हैं कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़िले चले जाते हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी और बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसमें किसी को कुत्ता कहा नहीं जाता। हाँ, कुत्ता कहा गया था मरियम नवाज़ की उस ऑडियो लीक के अंदर जिसमें मीडिया के बारे में ये अल्फाज बोले थे कि कुत्तों की तरह भौंकते हैं। पाकिस्तान के मीडिया को कहा गया था, लेकिन यही सारे दानिश्वर उस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आज बग़ैर नाम लिए एक चीज़ सामने आई है तो सारे बज़िद हैं कि इस मिसाल में जो ये कहा गया है ये मरियम नवाज़ को ही कहा गया है, हालांकि नाम नहीं लिया गया। बहरहाल मर्ज़ी है अपनी, जैसा मर्ज़ी आप मानी पहनाएं किसी भी चीज़ को। इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन हसन न्याज़ी ने एक ज़मानत हासिल की, अदालत से बाहर निकले, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। हसन न्याज़ी इमरान खान के तर्जुबान भी हैं और स्पोक्स पर्सन हैं और इमरान खान के भांजे भी हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द उनके कई रिश्तेदार हैं। उनके पास कोई ओहदे तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की हिफाजत के लिए अपनी ऐसा लगता है कि जान की बाजी लगा रहे हैं। अहमद न्याज़ी वो भी इमरान खान के साथ है और बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, लेकिन वो इमरान खान के साथ साथ मौजूद रहते हैं। हसन न्याज़ी जो हैं वो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के साहबजादे भी हैं और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं वो PMLN के बहुत करीब समझे जाते हैं। तो ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी PMLN के लिए भी अगर ज़्यादती की गई हसन न्याज़ी के साथ। तो हसन न्याज़ी हमने देखा है कि बहुत खुलकर बात करता है, उसके ऊपर मुकदमा पहले भी दर्ज किए गए हैं। उसने ज़मानत ली, ज़मानत लेकर बाहर आया, उसको पकड़ लिया गया और बहुत जज्बाती नौजवान है। मुझे इस बात का आइडिया है कि उसको टॉर्चर किया जाएगा तो टॉर्चर से उसका मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया जा सकता, ना उसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो मजबूत तरीन लोग इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए, उनमें से एक हसन न्याज़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, जज साहब ने कहा जी इसको प्रोड्यूस किया जाए, पुलिस को बुलवा लिया गया और अब कल पुलिस कानून के मुताबिक वादा करके गई है कि हसन न्याज़ी को ना सिर्फ उसका मेडिकल करवाया जाएगा, बल्कि अदालत ने हुक्म दिया कि उनकी फैमिली से और वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए, और तीसरा ये कहा गया कि उसको अदालत में पेश किया जाए। अब एक खुफिया मुकदमा रखा गया है और ये मामला, क्योंकि खुफिया मुकदमात का मामला PTI बार बार उठाती रही है, तो मुझे नहीं लगता कि टिकने वाला है। ये बहुत जल्दी हसन न्याज़ी की ज़मानत भी हो जाएगी। इमरान खान साहब का ये कहना है कि जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे ट्रैप किया गया, कत्ल होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया है। इमरान खान ने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रैप किया गया, केसेस करने का मकसद मुझे यहाँ से निकाल कर कत्ल करना है। इनका एक ही मकसद है, मुझे रास्ते से हटाना। मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह को अगर कत्ल करेंगे तो मुल्क में फसाद हो जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब ने खिताब किया, अदालत जाने का वादा किया था। उन्होंने कहा फाशिस्ट इंपोर्टेड हुकूमत ने जो कुछ किया ऐसा तारीख में नहीं हुआ। इस्लामाबाद टूल प्लाजे को एक लेन के सिवा बाकी सारी लेन बंद कर दी गई। कोशिश की गई कि इमरान खान साहब जो हैं वो अकेले रह जाएं और बार बार ऐसा किया गया। ये मैं आपको पहले भी सारा कुछ बता चुका हूँ। इमरान खान साहब ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब देखें ऐसे लोगों को अदालत के अंदर क्यों जाने दिया गया जो सादा कपड़ों में थे। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये सादा कपड़ों में लोग कौन हैं, इनकी पहचान क्या है? क्या ये पुलिस वाले हैं? क्या ये किसी और इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं? इनका ताल्लुक़ किस डिपार्टमेंट से हैं? ये लोग कहाँ से आए हैं? इनको तरबियत किसने दी है? और इन लोगों के हाथों के अंदर ये जो सफ़ेद रंग की आपको तारें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? देखिए, इसको टाई क्लम्प कहते हैं नॉर्मली हमारी ज़बान में। यानी इसको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अगर आपने आर्जी तौर पे या किसी चीज़ को मजबूती के साथ बांधना है तो इस क्लम्प को लगा के आप खींच देते हैं और टाई क्लम्प अपना काम करता है। और ये बड़ी मजबूत चीज़ है। जैसे जैसे आप इससे जान छुड़ाते हैं, अगर आदमी को इससे बांध दिया जाए तो जितना आदमी ज़ोर लगाता है ये उतना टाइट होता चला जाता है। इस तरह की हथकड़ियों को वैसे तो बहुत नापसंद किया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ बहुत फाशिज़्म है वहाँ पे ऐसी हथकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इनसे जिस शख्स को बांधा जाता है वो जैसे जैसे ज़ोर लगाता है ये और टाइट होती हैं, आपकी नसें बंद हो जाती हैं। इवन इंसान की जान जाने का ख़तरा भी होता है। ये टाई क्लम्प्स वाली जो ये हथकड़ियाँ हैं, ये इन लोगों के हाथों में किसने पकड़ाई और ये लोग इन हथकड़ियों से क्या करने वाले थे? वो तो वहाँ पे हालात बिल्कुल बिगड़ गए, लोग जो हैं उन्होंने मुकाबला किया, लोग वहाँ पे खड़े हो गए, लेकिन इतनी सारी हथकड़ियाँ क्यों चाहिए थी? और वो सादा कपड़ों में आए हुए लोगों के हाथों में क्यों थी? और ये लोग यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे? इनका ताल्लुक़ किस इदारे से था? ये सारे सवालात पैदा होते हैं। सादा कपड़ों में बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ ये वाली सफ़ेद कलर की ये स्ट्रिप्स पकड़ी हुई थी, बल्कि वो पूरी तैयारी के साथ इनको छुपा कर ला रहे थे। इनकी उकबी साइड से कैमरामैन ने ये तस्वीरें बना लीं और ये तकरीबन सबके पास थी, दर्जनों की तादाद में। और ये लोग अदालत के अंदर दाखिल हुए। ये अदालत में क्या करने का इरादा रखते थे? इन सवालात का जवाब किसी के पास नहीं है।
इमरान खान साहब को बाकायदा आगाह किया गया है कि उनके खिलाफ मंसूबा क्या था। उन्होंने दोबारा कहा है कि पुलिस भी मेरी है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और मैं ये मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने इस मुल्क को कुछ सामान उठा के और मैंने इस मुल्क से बाहर नहीं चले जाना। मेरा जीना भी इस मुल्क में है, मेरा मरना भी इस मुल्क में है कोई लीडर पाकिस्तान में जो ये बात करे? आए ना सामने। जो इतनी मार खाने के बाद, जिसके ऊपर कातलाना हमले हो जाएं उसके बाद, जिस लीडर को गोलियां मार दी जाएं उसके बाद, जिसके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं, 1 सेंचुरी हो गई है उसके ऊपर नॉट आउट खड़ा है इमरान खान, पहली सेंचुरी। हो सकता है 200 पर्चे भी हो जाएं, पता कोई नहीं है ना इनका, लेकिन ये दुनिया की तारीख बन रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि एक आदमी पे 100 पर्चे कर दिए गए इस वजह से कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसको आप समझिए कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं हर तरह के जुल्म के बावजूद कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है, मेरी पुलिस है, मेरे लोग हैं, मेरा जीना इस मुल्क में है, मेरा मरना इस मुल्क में है, मैं इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। है कोई माइका लाल जो ये बात करे पाकिस्तान में? नवाज शरीफ जब हुकूमत गई मैं चल रहा हूं अल्लाह हाफिज, वो गए पाकिस्तान से बाहर। जरदारी साहब आज आप इक़्तिदार ले लें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, जिंदगी बाहर गुजारेंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर रिटायर होने वाले ताकतवर तरीन लोग सूरमा, जब उनका इक़्तिदार खत्म होता है या वो सीट से उतरते हैं, कहां जाते हैं? पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के अंदर रहना किसी को पसंद नहीं है। और वो आदमी गुज़िश्ता 11 महीने से हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने के बाद 1 साल से मुकाबला कर रहा है और फिर खड़ा होकर कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, पुलिस भी मेरी, इदारे भी मेरे, मैं इसको नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। क्या किसी और के साथ आप इमरान खान का मुवाजना कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कर सकते हैं। आज सिद्दीक जान के खिलाफ एक भरपूर गंदा, भोंडा और बेशर्माना किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया गया और मरियम नवाज ने रीट्वीट किया। उनके लोगों ने इसको प्रोपेगेट किया कि सिद्दीक जान कुछ लोगों को लेकर गया और सिद्दीक जान ने अदालत के ऊपर से पुलिस के ऊपर शेलिंग की। कैसी बेशर्मी है। उसने वीडियो निकाल के मुंह पे तमाचा मारा सबके। उस सिद्दीक जान को मैं जानता नहीं हूं भाई, वो इंतहाई मासूम और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो ईमानदार आदमी है, सीधी सीधी बात करता है, वो बात को घुमाता फिराता नहीं है और वो तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, वो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं कर सकता। अरशद भाई ने जब कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, जब सिद्दीक जान को मारा तो वो सबको पता था कि क्या हुआ था, सबकी हमदर्दी उस वक्त सिद्दीक जान के साथ थी। तो मामला ये है कि वो बिल्कुल मासूम आदमी है, लेकिन वो बहादुर आदमी है। वो बात वही करता है जो बात ठीक हो। काबू नहीं ना आ रहा, कंट्रोलेबल नहीं है, तो अब उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसने वीडियो निकाल के तमाचा मारा और सारा पाकिस्तान का मीडिया, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं जो सिद्दीक जान के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने सबने गवाही दी कि सिद्दीक जान वो शख्स है जो पुलिस को मना कर रहा था कि यार इस छत से शेलिंग मत करो, हवा चल रही है, एक तो शेल वापस आ रहा है, उसकी स्मेल वापस आ रही है, आंसू गैस हमारी तरफ आती है, और दूसरा नुकसान यह है कि फिर कारकुन इस जगह को टारगेट करेंगे। हम मीडिया वाले यहां पे खड़े हुए हैं, पुलिस ने ऊपर से शेल भी मारे, ऊपर से पत्थर भी मारे, और ये वही पुलिस थी। अब अगर सिद्दीक जान चलवा रहा था तो दहशतगर्दी है बकौल मरियम नवाज और उनके मीडिया सेल के, और अगर पुलिस चला रही थी तो फिर क्या है? अब देना जवाब इस बात का। उसके खिलाफ बड़ा भोंडा प्रोपेगेंडा किया गया और जो पोल रह गए थे वो भी खुल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने अपने मुंह से कह दिया, आज मिफ्ता इस्माइल ने रजीम चेंज ऑपरेशन की गवाही दे दी है। स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुना देता हूं। द न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वी न्यूज़ को, सॉरी। इमरान खान बिलाशुबा बड़े आदमी थे, इनको हटाने में अमेरिका का हाथ तो नहीं था, ये उनको लगता है कि नहीं था। और वैसे अब काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो शुरू में इमरान खान साहब समझते थे कि उनके खिलाफ साजिश अमेरिका में बुनी गई है, उन्हें अब पता चला कि साजिश जहाँ बुनी गई थी, अमेरिका को मिसगाइड किया गया था, अमेरिका के ज़रिए से फिर यहाँ पर दबाव डाला गया, और अमेरिकन साइफर एक हकीकत है और वो साइफर बुनियाद बना इमरान खान का रजीम तब्दील करने की। लेकिन वो गेम यहां पे डाली गई थी, ये इमरान खान साहब बार बार बता चुके हैं, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका का हाथ तो नहीं लगता, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, पर इनको अपोजिशन ने हटाया और फौज अपोजिशन के साथ थी। उन्होंने ये कहा, मिफ्ता इस्माइल कौन है? अहम तरीन वजीर बने वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और वो आज ये गवाही दे रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान की फ़ौज ने अपोजिशन की उस वक्त मदद की थी।
अब अफवाज पाकिस्तान को इसके ऊपर ज़रूर एक क्लैरिटी देनी चाहिए। DGISPR से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बताएंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन में जो फ़ौज का नाम लिया जा रहा है उसमें कितनी सदाकत है और उसके बारे में वो स्टेटमेंट दें। बाकी पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उसका एक हिस्सा थे और जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहुत सारी चीज़ों को लीड किया था, ये इमरान खान साहब भी कहते हैं। अब आ जाएं कि पेट्रोल सस्ता करने की बात हो रही है। पूरी तफसीलात में अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि पेट्रोल सस्ता करने की जो ये बात कर रहे हैं इसके पीछे असल गेम क्या है, आलमी मंडी में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, परसेंटेज का फ़र्क क्या है, ये कितना सस्ता करेंगे, उससे किसको फ़ायदा होगा, ये पूरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। लेकिन वही तोशाखाना जिसका रिकॉर्ड आज गायब है, आज फिर खबर आई कि तोशाखाना का रिकॉर्ड गायब हो गया, रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। पहले अधूरा रिकॉर्ड जमा करवाया अदालत के अंदर, उसी तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को बुला लिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। नैब ने बुलाया तो नैब बाकी सबको भी बुलाए। नैब बुलाकर नवाज शरीफ से पूछे कि आपने गाड़ी कैसे ली, जरदारी साहब से पूछे कि आपने गाड़ी कैसे ली, क्योंकि घड़ी लेना तो कानूनी है, एन कानून के मुताबिक घड़ी लें, बेचे रखें, जो मर्जी करें, लेकिन गाड़ी लेना गैर कानूनी है, चाहे वो जरदारी लें चाहे वो नवाज शरीफ लें। मेरे ख्याल में इन मामलात को जितना आगे बढ़ाएंगे ना, और लोग भी इसमें फंसते जाएंगे। और अच्छी बात है, जिनने खा दियाँ गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़। तो अब मेरे ख्याल में अगले वीलॉग में आपको पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर मैं बताता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।